गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल द्विवेदी के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियों को पढ़ा। आज से हम लोग पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। परीक्षा में गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, लेकिन बिना गद्यांशों को समझे, उसके भाव को बिना जाने, व्याख्या को बिना समझे हम जो है प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए हम गद्यांश पढ़ते हुए उनकी व्याख्या करते आगे बढ़ेंगे। इसके बाद उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हम सीधा पाठ पर आते हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के कवि महाकवि माघ, जिन्होंने संस्कृत में प्रभात का वर्णन किया है, उसी के अनुवाद के रूप में आप द्विवेदी जी के ये पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन हिंदी में उन्होंने बहुत सरलता, सहजता और सुंदर ढंग से प्रभात का वर्णन किया है। प्रभात प्रातःकालीन का सुंदर वर्णन किया गया है इस पाठ में। सीधे हम पाठ पर आते हैं। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्ष नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वही उनके अधोभाग में छोटा सा दुतारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुवतारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपट की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर शक्टासुर नाम का एक दान उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। रात अभी बीती नहीं है, सुबह हुई नहीं है, दोनों का संधिकाल है, अर्थात रात धीरे धीरे समाप्त हो रही है और सुबह होने में विशेष है। उसी समय का वर्णन, रात अभी थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ कसर है, अर्थात थोड़ा सा समय बाकी है। सप्तर्ष माने 7 तारों का समूह। सप्तर्ष ध्रुव तारे के पास उत्तर दिशा में सप्तर्ष तारों के समूह को, 7 तारों के समूह को सप्तर्षि कहा गया है। 7 ऋषियों को माना गया है सप्तऋषि, सप्तर्षि। यहाँ सप्तधन ऋषि गुण संधि है, री का अर्थ हो गया है सप्तर्षि। नाम के तारों को तो देखिए, 7 तारों से के समूह को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे झुका हुआ, पीछे का भाग जो है नीचे को झुका हुआ, आगे का भाग ऊपर को उठा हुआ है। वही उनके अधोभाग में माने पीछे वाले नीचे वाले हिस्से में छोटा सा दुतारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है, एक बैलगाड़ी के समान है। ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर उठ गया हो, जिसमें बैल लगाए जाते हैं आगे की तरफ, उसका जुआ ऊपर उठ गया हो, बैलगाड़ी पीछे।
इसी से उनके और ध्रुवतारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की घटना याद आ जाती है। लेखक को श्री कृष्ण के बाल्यावस्था की घटना याद आती है, जब शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सक्रासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। कंस का भेजा हुआ एक दानव सक्रासुर गाड़ी का रूप बना करके उनके पास मारने आया। उनको दबाने के लिए सोचा उससे दबा देंगे अपनी गाड़ी के नीचे। उन्हें श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। जैसे उसे जिसके पास पहुंच रहा था उन्होंने ही पालने में पड़े पड़े जो एक लात मारी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर उठ गया। जो बैलगाड़ी जो सक्रासुर था उसका आगे का भाग ऊपर को उठ गया और पीछे का भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके नीचे आ गए। वही दृश्य इसमें सप्तर्षियों की स्थिति का है। सप्तर्षियों का आगे का भाग ऊपर उठा हुआ, उसके नीचे जो है ध्रुवतारा चमक रहा है श्री कृष्ण के रूप में। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंसी रही है। वह यह सोचती सी है कि इस समय चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्त भी खूब बड़ी, परंतु देखो वही यह पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री के जाते ही हीन दीप्त होकर प्रतीत हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसकी हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं। वह अपने रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफेद है। स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अनुता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन के सदृश लालिमा मिली हुई और सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधू का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उनके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधू के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री, यहाँ लेखक ने मानवीकरण किया है, अर्थात दिशाओं को स्त्री के रूप में जो है मानव का रूप दे करके बड़ा सुंदरता से एक चित्र खींचा है। प्रस्तुत अवतरण में द्विवेदी ने प्रातःकालीन दृश्य का अत्यंत ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। उन्होंने बड़े ही कलात्मक ढंग से चंद्रमा के अस्त होने और सूर्य के उदित होने का चित्रण किया है। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा माने चमक। पूर्व दिशा को एक रूपवती स्त्री की उपमा देते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रातः काल में पश्चिम दिशा में पश्चिम की ओर दीप्तहीन होकर अर्थात शोभा समाप्त होकर के अर्थात अपनी सुंदरता को समाप्त करके अपनी चमक को खोने के बाद दीप्तहीन होकर अस्त होते हुए चंद्रमा को देखकर पूर्व दिशा रूपी रूपवती स्त्री उपहास पूर्ण मजाक से उसका मजाक उड़ाती हुई उसका उपहास करती हुई दृष्टि से मुस्कुरा रही है और ये कहती हुई वह सोचती सी है। वह मुस्कुराहट उसके पूर्व में उषाकालीन हवा फैला रही है। इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक मेरी संगत में रहा, जब तक उदित ही नहीं आया बल्कि दीप भी खूब बढ़ी। उसकी मुस्कुराहट ही पूर्व दिशा में उषाकालीन की हवा फैला रही है। मुस्कुरा रही अर्थात उषाकाल में थोड़ा सा चमक है, हवा फैल रही। द्विवेदी कहते हैं पूर्व दिशा रूपी स्त्री की रूप गर्विता पर, उसकी सुंदरता पर आधारित इस व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह चंद्रमा का उपहास उड़ाती हुई, उसका मजाक उड़ाती हुई यह सोच रही है कि जब तक चंद्रमा उसके साथ रहा, इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक वो मेरे साथ में रहा, साथ जोड़कर पश्चिम दिशा रूपी पराई नारी की ओर जाने के कारण ही चंद्रमा उसकी दीप्त खोल रहा है। अर्थात जब तक वो मेरे साथ रहा तब तक चमका, खूब प्रकाश रहा, खूब दीप्त उसकी शोभा बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने मेरा साथ, जब तक वो नहीं बल्कि दीप्त भी खूब बड़ी, खूब चमक, परंतु देखो अब वही पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की ओर के जाते हीन दीप्त होकर प्रतीत हो रहा है। वही चंद्रमा अपराई नार पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के ओर जाने के कारण अपनी चमक खो बैठा है और अंत की ओर अग्रसर हो रहा है,
अर्थात उसका समापन हो रहा है। किंतु इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख के प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही। इसलिए पूर्व दिशा रूपी स्त्री चंद्रमा को देख देख करके, चूंकि प्रभा है अर्थात आभा, पूर्व दिशा में जो आभा सुबह होने की, प्रातः होने की जो आभा है, उसी के बहाने लगता मुस्कुरा सी रही है। परंतु चंद्रमा को उसकी हंसी मजाक को कुछ भी परवाह नहीं। चंद्रमा को उसकी इस उपहास पर कोई चिंता नहीं। वो अपने रंग में मस्त मालूम होता है, अर्थात वह मनमोजी, उसकी जरा सा भी परवाह नहीं, वो लापरवाह मालूम होता है। अस्त होने के कारण उसका बिंब तो लाल है। वह न तो पूर्व की ओर देख रहा है और न ही पश्चिम। अपनी दीप्तहीन होने की उसे अनुभूति ही हो रही है। वह निरंतर अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। अस्त समय होने के कारण बिंब तो उसका लाल है, अर्थात मुख तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान है। लेकिन उसकी किरणें जो है, लगता है पुराने कमल के डंठल के समान कटी हुई जो है, अपनी शोभा खो चुकी। इस तरह से स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अवता के कारण कुछ कुछ भी लाल है। कुमकुम मिश्रित कुमकुम होता है, जिस तरह से हम मस्तक पर जो है चंदन और चावल का लेप में जो है टीका लगाते हैं, उसी तरह से रोली जिसे कहते हैं, कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन की सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्बंधन का श्रृंगार कर रहा है। जिससे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लालिमा और सफेदी से मिश्रित होकर के उसने चंदन और कुमकुम से मिश्रित, लगता है सफेद और लाल का मिश्रण से बना हुआ जो है टीका, वह पश्चिमी दिशा रूपी स्त्री के माथे पर लगा रहा है, उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसमें मुख पर चंदन का लेप साल समा रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए, पश्चिम दिशा रूपी स्त्री को खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए मानो उसके मुखड़े पर जो है चंदन का लेप लगा रहा है। पूर्व दिग्वधू के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। उसका ध्यान कतई नहीं है कि वह पश्चिम दिशा रूपी स्त्री उस पर उसका मजाक उड़ा रही है। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तो कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती। परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं। उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं है। एक की शोभा आधी रह गई और दूसरे की आधी प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं। गुंजारों के बहाने दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। जब कमल शोभित होते हैं तो कुमुद नहीं। प्रकृति में कुछ ऐसे विचित्र बातें हैं जो अद्भुत सी प्रतीत होती हैं। जब दिन होता है तो रात नहीं, जब रात होती है तो दिन नहीं, अर्थात दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक की उपस्थिति में दोनों एक साथ उपस्थित नहीं हो पाते। जैसे कमल दिन में खिलता है और कुमुदनी रात में। दिन के ढलते ढलते कमल जो मुरझाने लगता है और कुमुदनी धीरे धीरे खिलना प्रारंभ कर देती है। और सुबह होते होते कुमुद जो है धीरे धीरे मुरझाने लगता है और कमल खिलना शुरू हो जाते हैं। ये पंक्तियां जो है द्विवेदी जी की मैथिली शरण गुप्त जी की लाइनों से जो है मेल खाती है। कमल तुम्हारा दिन है और कुमुद यामिनी तुम्हारी है। कोई हताश क्यों हो, आते सबकी समान बारी है। धन्य कमल दिन जिसके, धन्य कुमुद रात साथ में जिसके। दिन और रात दोनों होते हैं हाथ, हाय हाथ में किसके। दिन और रात दोनों होते हैं हाय हाथ में किसके, अर्थात दोनों एक साथ नहीं होते। जब कमल शोभित होते हैं, कहते हैं कमल तुम्हारा दिन है
दिन में कमल सुशोभित होता है। और कुमुद यामिनी तुम्हारी, और कुमुद माने कोई, जिसे आप लोग देहाती भाषा में कहते हैं कुमुदनी, रात्रि तुम्हारी है, अर्थात रात तुम्हारे लिए बनी है। रात में कुमुदनी खिलती है और दिन में कमल खिलता है। कोई हताश क्यों हो, आती सबकी समान बारी है। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं, सबका एक एक बार क्रम आता है। दिन बीतता है, रात आती है, रात बीतता है, दिन आते हैं, अर्थात दोनों का क्रम निरंतर चलता रहता है। कमल सुशोभित होता है तो कुमुद मुरझाया रहता है, कुमुद सुशोभित होता है तो कमल मुरझा जाता है। जब कमल शोभित होते हैं, धन्य कमल दिन जिसके, कमल धन्य है जो जिसके साथ में दिन है, जो दिन में शोभायमान होता है। धन्य कुमुद रात साथ में जिसके, कुमुदनी भी धन्य है जो रात का साथ देती है। दिन और रात दोनों होते हैं हाय हाथ में किसके, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। कौन ऐसा है, कौन भाग्यशाली है, किसके हाथों में दोनों चीजें एक साथ होती है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये प्रकृति का ही खेल है। लेकिन कुछ व्याख्या करते हुए कहते हैं जब कमल शोभित होते हैं, जब कमल खिलता है तो कुमुद नहीं, अर्थात कुमुदनी मुरझाई रहती है, और जब कुमुदनी खिलती है, शोभायमान होती है, तो कमल है। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। परंतु इस समय प्रातः काल में दोनों में तुल्यता देखी जाती है, प्रातः काल में दोनों समानता दिखाई देती है। क्यों? कुमुद बंद होने को है, क्योंकि रात बीतने वाली है, तो कुमुद धीरे धीरे बंद हो रहा है। और अभी पूरे बंद नहीं हुए, क्योंकि रात बीती नहीं, इसलिए पूरे बंद नहीं हुए। उधर कमल खिलने को है, लेकिन अभी पूरे खिले नहीं है, उनकी भी स्थिति उसी तरह से अर्ध खिले हैं, और वह कुमुद जो है आधा बंद है। एक की शोभा आधी रह गई है, अर्थात कुमुदनी की, और दूसरे की आधी प्राप्त हो पाई है, अर्थात कमल को अभी आधी शोभा मिली है। रहे भ्रमर भौरे जो अभी दोनों पे मरा रहे हैं, अभी कुमुदनी पे मरा रहे थे, लेकिन अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, और वो थोड़े थोड़े कमल पे भी मरा रहे हैं, क्योंकि अभी कमल पूरी तरह से खिला नहीं है। और गुंजारों के बहाने, गुनगुनाहट के बहाने दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, दोनों के सम्मान कर रहे हैं, दोनों की का यशगान कर रहे हैं, दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों समता को प्राप्त हो रहे हैं। लेखक कहता है इसमें दोनों एक तुल्यता, एक समान स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था, बहुत ही लावण्य था। संध्या का समय जब चंद्रमा उदित हुआ था तो बहुत ही सुंदर था। जानते ही आप, चंद्रमा जब चांद निकलता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। क्रम क्रम से उसकी दीप्त, उसकी सुंदरता और बढ़ती गई। रात रात जैसे जैसे रात बढ़ी, वह जो है उसकी शोभा, उसकी चमक बढ़ती चली गई। वह 18 रसिक प्रेमी, उसने सोचा इतनी बड़ी रात कैसे कटेगी, रात बड़ी लंबी है, वो कैसे व्यतीत होगी। तो लाओ खिली हुई कलियों, कुमुदनी नवीन कुमुदियों को काबिलियों के साथ हंसी मजाक करें। उसने सोचा कि चलो खिली हुई जो कुमुदनियां हैं उनके साथ जो है आनंद बिताएं, उनके साथ हास उपहास करें। आते हुआ उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। धीरे धीरे कलियां खिलने लगी, कुमुदनियां। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, थकावट आने लगी, शरीर उसका जो पीला पड़ा, शोभा समाप्त होने लगी। कर किरण जाल माने उसके हाथ जो किरणें हैं वे धीरे धीरे त्रस्त और शिथिल हो गए, धीरे थक गए। इसी से बाद दूसरी दिनंगना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा, पश्चिमी दिशा रूपी स्त्री की गोद में जाकर सो। यह शायद इसलिए उसने किया कि रात भर की जगह है, लाओ उसकी गोद में आराम से सो जाए, जिससे रात भर का आदमी थका हुआ हो और वह सवेरे होते ही नींद की गोद में समा जाए। वह इसी प्रकार से चांद भी पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की गोद में जाकर समा गया। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी दिखाई भी नहीं दिए। अंधकार के विकट बैरी, बैरी माने शत्रु, अंशुमाली अर्थात भगवान भुवन भास्कर सूर्य अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। तथा उनके साथ सारथी अरुण ही ने, उनका रथ का चलाने वाला जो सारथी है वह अरुण माने लालिमा
अरुणिमा जिसे अरुण कहें, ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले थोड़े नहीं, उनके आने के पहले थोड़े नहीं बल्कि समस्त तिमिर का समूह नाश कर दिया, समस्त अंधकार का समूह उन्होंने जड़ से नाश कर दिया, अर्थात अंधकार समाप्त हो रहा है। बात यह है, यहाँ एक उक्ति के साथ, कहावत के साथ जो लेखक कहना चाहता है कि जो प्रतापी पुरुष होते हैं अपने तेज से अपने शत्रुओं को पराभव करने की शक्ति रखते हैं। जो महापुरुष हैं, जो वीर हैं, जो बहादुर हैं, जो प्रतापी पुरुष हैं, वे अपने तेज से, अपने बल से, अपनी शक्ति से अपने शत्रुओं को बड़े आसानी से जो है समाप्त कर देते हैं, उन्हें पराजित कर देते हैं। लेकिन उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। उनके जो सेवक होते हैं, उनकी सेवा करने वाले, उनके जो नौकर हैं, उनके सेवक भी हैं, सेवादार जो हैं वो कम ताकतवर नहीं होते हैं। वो स्वामी को कष्ट ही नहीं देना चाहते हैं। स्वामी को श्रम देकर वे खुद को, उसके भी बच्चियों का उच्छेद कर डालते हैं, अर्थात बिना उनको कोई कष्ट दिए ही स्वयं सेवक ही शत्रुओं का नाश कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात प्राप्त आ गई। जैसे ही अरुण माने लालिमा आकाश में छाई तो अखिल अंधकार का, पूरे संसार संपूर्ण अंधकार का जैसे तिरोभाव हो गया, समाप्त होने लगा। अब जब अंधकार समाप्त होने लगेगा तो रात पर जैसे विपत्ति आ गई हो, इस दिशा में कैसे ठहर सकती थी, कैसे रुक सकती थी, निर्भय होकर भाग चली, बिना अर्थात असहाय होकर के, बिना कोई उपाय। जब देखा उसने बचने कोई उपाय नहीं, वह भाग चली। अर्थात धीरे धीरे रात समाप्त होने रही, रह गई दिन और रात की संध्या, अर्थात प्रातःकालीन संध्या। रात और दिन का जो है मिलना, रात समाप्त हो रही, दिन निकलने वाला जो संधि है, मतलब जोड़ मेल, मिलन का स्थल है, अर्थात प्रातःकालीन संध्या। जो अरुण कमलों ही को आप इस अल्प वयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए, जो कह रहे हैं कि अरुण कमलों को ही, अरुण कमल माने लाल लाल जो कमल खिले हुए हैं, इन लाल लाल कमलों को, खिले हुए छोटे लाल लाल जो कमल हैं, वह अल्प वयस्क सुता, सुता माने पुत्री, बहुत ही कम उम्र की, बहुत ही छोटी अवस्था की कोई सुंदर सी बच्ची के पैर लाल लाल, अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। माने जो लाल लाल कमल खिल रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रातःकालीन जो संध्या है, उस सुंदरी की, सुंदर सी बच्ची के ये दोनों, ये सब हाथ पैर हों, लाल लाल कोमल पैर हाथ हों, और मधुप मालाओं से छाए नील कमलों को काजल लगी आंखें समझिए। उन कमलों को जो भौरे मरा रहे हैं नीले रंग के, वो मान लो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे लाल कमल, मान लीजिए जो सुता माने जो छोटी सी बच्ची है, वो लाल लाल कमल के समान उसके हाथ पैर हैं, और जो भौरे उस पर फूलों पे मंडरा रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है उसकी आंखों में लगे हुए काजल के समान ये भौरे मंडरा रहे हैं। पक्षियों के कलकल शब्द, उसकी तोतली बोली का अनुमान कर लीजिए। लेखक कल्पना कर रहा है कि जो पक्षी कलरव कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, मानो वह छोटी प्रातःकालीन संध्या रूपी जो है वह बालिका तोतली बोली में जो है बोल रही हो। ऐसी संध्या ने जब देखा, रात लोक से जा रही है, जब संध्या ने देखा, प्रातःकालीन संध्या ने देखा कि संध्याएं दो प्रकार की होती हैं। आप संध्या का मतलब सामने समझ बैठिएगा। संध्या का मतलब होता है संधि का समय, अर्थात ये प्रातः में भी होता है, शाम को। प्रातः काल में रात बीतने लगती है, सवेरा होने के पहले के जो होता है वो संधि काल, वो प्रातःकालीन संध्या कहलाती है। और शाम को जब दिन बीतने लगता है और रात आने को होती है, तो उस समय को भी, संधि काल को भी संध्याकालीन, सायंकालीन संध्या कहते हैं। तो यह प्रातःकालीन संध्या ने जब देखा कि रात जा रही है, तो उसने पक्षियों के कोलाहल के बहाने कहती है कि अम्मा मैं भी आती हूँ, और वह पीछे से उसके पीछे दौड़ गई, उसके पीछे भाग पड़ी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।